मैं गोपाल जी ठाकुर आप सभी को गुरुकुल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ये मेरा पॉलिटी का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि 1600 ईस्वी से लेकर 1858 तक हम उसमें पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ब्रिटिश राज का इतिहास, यहाँ से 1858 से लेकर 1947 तक जो चला उसके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्त, इससे पहले हमारे यहाँ 1600 से लेके और 1858 से पहले कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ रूल करती थी और हम पे शासन की। इसके बाद में ब्रिटिश राज का यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य जो थे उनका यहाँ पे शासन स्टार्ट हुआ इंडिया में। और इसमें समझते हैं क्या हुआ। वो तब तक यहाँ पे टिके रहे जब तक कि भारत को दो विभिन्न हिस्सों में तोड़े और वो पाकिस्तान के रूप में एक हिस्सा और एक इंडिया हिंदुस्तान के रूप में बांटने के बाद यहाँ से 1947 में गए। महारानी विक्टोरिया के हाथ में जाने के बाद में ये यहाँ पे प्रारंभ किया गया। पहला है इसमें 1909 का भारत सरकार अधिनियम। इससे पहले चार्टर एक्ट आता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या रहा है 1909 का भारत सरकार अधिनियम। मतलब इतना तो सुधार हुआ कि भारत सरकार अधिनियम, कम से कम नाम आने लगा कि भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें देखते हैं ये लिखा हुआ है कि 1909 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि इसे मार्लो मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है। तो मार्लो और मिंटो दो व्यक्ति, यहाँ पे आप फोटो देख रहे होंगे, ये दो व्यक्ति का नाम था मार्लो और मिंटो। तो मार्लो जो कि ब्रिटेन में भारत के लिए राज्य सचिव थे, वो ब्रिटेन में थे, और मिंटो जो कि वायसराय थे और वो भारत में थे। इसीलिए इस सुधार को नाम रखा गया मार्लो मिंटो सुधार। इसमें क्या किया गया, कुछ हद तक भारतीयों को एक सीमित भूमिका सौंपी गई। उन्हें विधायिका और केंद्रीय एवं प्रांत विधानसभाओं में, जिसे विधान परिषद के रूप में हम लोग जानते थे, भारतीय की सीमित भूमिका सौंपी गई। किसमें? 1909 के भारत सरकार अधिनियम में। इस तरह से धीरे धीरे अपनी भारतीयों जैसो अपना पांव फैलाते गए और बाद में अंग्रेज को यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन सुधार के बाद इसमें, इससे पहले भी सुधार किया गया था, लेकिन उसमें चुनाव का उसको अधिकार नहीं दिया गया था भारतीयों को। लेकिन इसके बाद में उन्हें क्या किया गया, चुना जाने लगा, मतलब कि उनको चुन के नियुक्त किया गया। केंद्र के परिषद में अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वायसराय किसी भी रूप में विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। वायसराय थे, वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी। मतलब कि प्रांत का जो था, जो ब्रिटेन का, वो यहाँ से अधिक था, यहाँ कम था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उतना तो वो दिए नहीं, कम दिए, धीरे धीरे बढ़ते गए। लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्व पर विचार नहीं किया गया था। मार्लो ने ब्रिटेन संसद में इस नियम को पेश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटेन सरकार का यह लक्ष्य नहीं था कि संसदीय शासन को करना। उसके बाद में आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो संविधान, जो ओरिजिनल हमारा संविधान है, उसमें बहुत सारा हिस्सा 1935 अधिनियम का, मेरा फर्स्ट वीडियो जो था, जो 26 जनवरी को हम अपलोड किए थे, उसमें हम बताए भी हैं कि 1935 अधिनियम जो भारत सरकार का है, उस संविधान में उससे बहुत हद तक 1935 अधिनियम को हमारे संविधान में रखा गया है। इसमें क्या हुआ समझते हैं। गोलमेज सम्मेलन हुआ ब्रिटेन में, ब्रिटेन के संसद में गोलमेज सम्मेलन हुआ। यहाँ पे आप फोटो देख रही है। गोलमेज सम्मेलन क्या है? टेबल जिस तरह से रहता है, हम लोग मीटिंग करते हैं नॉर्मल भी, तो उसमें सभी लोग गोल एक चारों साइड से बैठते हैं, इसीलिए इसका नाम गोलमेज सम्मेलन, या ये 3rd नंबर का गोलमेज सम्मेलन था, जिसमें महात्मा गांधी पहुंचे थे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा महात्मा गांधी बगल में बैठे हुए हैं, और महात्मा गांधी पहुंचे। तो इसके बाद में भारत से इस अधिनियम को क्या मिला, मंजूरी मिला। कहाँ पे? ब्रिटेन के संसद में। इससे पहले इसे मंजूरी नहीं मिली थी। अब विधायिका की स्थापना एवं केंद्र प्रांतीय की जिम्मेदारी, जिसे ब्रिटेन प्रांत और राजघरानों मतलब यहाँ पे जो राजा महाराजा थे, ब्रिटेन गवर्नमेंट समझ गए थे कि यहाँ के राजा महाराजा अगर हम मिला कर चलते हैं तो हम यहाँ पे रूल कर पाएंगे, लेकिन अगर उनके विपक्ष में हम चल जाएंगे तो यहाँ पर हम रूल नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या किए, 1935 के अधिनियम के तहत यहाँ के राजा महाराजा को अपने तरफ मिला लिया। उनको कुछ कुछ अधिकार देने लगे कि आप यहाँ का कार्यभार देखिए, आप यहाँ का कार्यभार। तो उनको लगा कि हाँ, हमारे लिए तो अच्छा है, बाद बाकी भारतीयों के लिए अच्छा नहीं था, उससे उनको क्या मतलब था। उनको तो मिला ना, अपना कुर्सी मिला, उनको सब कुछ मिला। तो उसलिए जो है सो ब्रिटेन का गवर्नमेंट, वो बहुत दिमाग के तेज थे। समझिए ना कि एक कहावत भी है कि अक्कल बड़ी या भैंस है, तो अक्कल बड़ी होती है, क्योंकि वो एक हमारे जितना क्षेत्र से बहुत
कम हिस्से पर है, मतलब छोटा है, और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ उतना दिन तक रूल करके गए हैं, तो अक्ल बड़ी है तब ना, उतना दिमाग लगाएं कि यहाँ के जो राजा महाराजा है उसको कुछ हद तक यहाँ पे अधिकार दो। अगर अधिकार नहीं देंगे तो हमारे प्रति जो है सो विरोध हो जाएगा और हमको यहाँ से जल्दी ही जाना पड़ेगा। इसके चलते वहाँ पर क्या किया गया, राजा महाराजाओं का लिखा हुआ ना, राजघराने मतलब राजाओं को दोनों को दोनों को सम्मिलित शामिल होंगे और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सुधार अधिकृत कर दिया गया। ये हिंदू मुस्लिम में तो अंग्रेज जो है सो लड़वाने का काम शुरू में ही कर दिए थे, वहां से ये चार्टर एक्ट से ही स्टार्ट कर दिए थे, और जो कि आज तक चलते आ रहा है, उनका ही देन है। लिखा हुआ है ये चलकर स्वतंत्रता संविधान के अधीन काफी ग्रहण किया गया। हम अभी भी बोले हैं कि स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता का संविधान बना, उसमें 1935 का बहुत सारा भाग लिया गया है, और ये 1937 में आयोजित किए गए आरंभिक हिचकिचाहट के बाद इसके बाद में चुनाव किए जाने लगे। भारत में क्या हुआ, आंतरिक चुनाव हुआ सबसे पहले 1937 में आयोजित किया गया चुनाव इंडिया में, जिसमें हिचकिचाहट के बावजूद भी कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया, और वो 11 प्रांतों में से 11 प्रांत जिसे आज हम लोग स्टेट बोलते हैं, उस टाइम 11 स्टेट थे, प्रांत थे, और उनमें से 7 में क्या हुआ, कांग्रेस जीत हासिल की। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ 26 जनवरी, मतलब 26 जनवरी में 1946 में सशस्त्र सेवाओं के कई विद्रोह भड़क गया, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में भड़क गए हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर देंगे, यहाँ पे 1946 है, 1946 में विद्रोह क्यों हुआ, ये चीज समझिए। इसको हमें स्वतंत्रता 1947 में क्यों मिला, इसको हम थोड़ा यहाँ पे समझाना चाहेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो 1939 से लेकर 1945 तक। 1945 में जो वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस टाइम ब्रिटेन का या अंग्रेजों का जैसा एकदम राजकोषीय खजाना पूरा खाली हो चुका था, वो एकदम पूरा कमर टूट जाना, एकदम कमजोर हो गए थे। कमजोर हो गए थे, इसी का भारतीयों जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने मौका का फायदा उठाया, कहा लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, और उन्होंने फायदा उठाया, और इनका फायदा मिला भी, इसका फायदा मिला भी, हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ है 1946 के सेवा उसके अलग देश के अलग अलग भागों में एकदम पूरा विद्रोह मच गया कि नहीं, अंग्रेज को अपने स्वदेश वापस की उनको जाना है, इसके लिए विद्रोह कर दिया गया। बल्कि इसको जो है सो बाद में अंग्रेज द्वारा दबा दिया गया, लेकिन ये बहुत हद तक फैल चुकी थी। बाद में इन्होंने ब्रिटेन के गवर्नमेंट को और वहाँ के जो संसद थे उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया, उसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके उनका राजकोषीय पूरा समाप्त हो, द्वितीय विश्व में पूरा खाली हो चुका था, और जिसके कारण वो कमजोर हो चुके थे। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि हाँ, अब जो है सो हम इंडिया को मतलब कि सत्ता हस्तांतरण कर देंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी चीज से कमजोर हो जाएंगे, अब अगर आप कमजोर हैं, और वो समझ गए थे, ब्रिटेन का गवर्नमेंट या अंग्रेज समझ चुके थे कि अब इंडिया वाले हमें छोड़ने वाले नहीं, तो वो उससे पहले सोचे कि हम क्यों नहीं घोषणा कर दे कि हम सत्ता जो है सो हस्तांतरण करेंगे। लेकिन वो कब बोले थे कि ब्रिटेन ने जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण कर, मतलब 1948 तक। लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता की नजदीकी बढ़ती गई, और यहाँ पे अब भारत में भी आंतरिक जो है सो मामला थोड़ा बढ़ता गया, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में थोड़ा बातचीत ये सब होने लगा, अपना मतलब विरोध होने लगा कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का घोषणा करने के, एक अलग मुस्लिम प्रांत का घोषणा जैसो करने की मांग बढ़ने लगी, जिसे इसके अलावा 1946 में शुरू नए चुनावों में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस ने फिर 1946 में, पहला कब हुआ था 1937 में, उसके बाद 1946 में चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में, मतलब पहले 7 इस बार 8 प्रांतों में क्या किया उन्होंने, जीत हासिल की। और कांग्रेस और मुस्लिम लीगों के बीच वार्ता, मतलब बातचीत चल रहा था, क्योंकि अब स्वतंत्र होने वाले थे हम लोग, और जो है सो बातचीत चल रहा था। मुस्लिम एक अलग जो जिन्ना जो थे, उन्होंने एक अलग जो है सो राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र की घोषणा कर दी, और 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने घोषणा कर दी, कौन, जिन्ना। और ये घोषणा करने के बाद में शांतिपूर्वक एक मुस्लिम मांगों की लक्ष्य बना दिया, और ये ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उन्होंने भी ये कह दिया कि ठीक है, अब जो है सो एक मुस्लिम राष्ट्र रहेगा और एक हिंदू राष्ट्र रहेगा। और जब वो यहाँ से जाने लगे, तो वो यहाँ के जितने भी नागरिक थे उन सबको 3 ऑप्शन मिला। एक तो आप हिंदुस्तान में रह सकते हैं, दूसरा आप पाकिस्तान के साइड जा सकते हैं, तीसरा आप स्वतंत्र रह सकते हैं। अंग्रेज समझ चुके थे कि हम यहाँ से जाते जाते भी यहाँ पर ऐसा मतलब कि हिंसा फैला के जाएं कि जो हमेशा चलता रहे, आज भी चल रहा है। उन्हीं का देन है कि कश्मीर में आज भी जो है सो ये है। उन्होंने ये बात बोल दिया है ना कि
या तो हिंदुस्तान में आप रहिए या पाकिस्तान में जाइए या स्वतंत्र रहिए। स्वतंत्र रहने वाला जो था बहुत खतरनाक था। अब यहाँ पे 3 था, एक जूनागढ़ था जो कि गुजरात के पास में है, एक हैदराबाद था, एक जम्मू कश्मीर था। ये तीनों बोले कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो हैदराबाद और जूनागढ़ जूनागढ़ जो गुजरात के पास में हैदराबाद, और इस दोनों को तो आसानी से जो है सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है सो अपना मिला लिए। लेकिन ये जम्मू कश्मीर वाला बोले हम जो है सो नहीं, स्वतंत्र रहेंगे, खुद रहेंगे। और जब इन पे बाद में पाकिस्तान इन पे हमला किए तो फिर ये भागे भागे आए हैं यहाँ, बोले कि अब नहीं, हम इंडिया में मिलेंगे, अब साइन किए। तब तक कुछ हद तक जो है सो पाकिस्तान कब्जा कर लिए थे। उसी चीज़ को लेकर विवाद आज भी चल रहा है। तो अंग्रेज समझ रहे थे कि ये सब किस चीज़ पे लड़ सकते हैं, इनको लड़ा के यहाँ से जाते जाते भी वो लड़ा करके गए हैं, और लड़ाई आज भी उस चीज़ पे चल रहा है। इसलिए उनको ये, अगर वो अच्छे इंसान होते हैं तो ये बोल के जाते हैं कि एक रेखा, जो रेखा खींची गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो बोलते हैं कि जिसको रहना है रेखा के उस साइड रहिए, जिसको इधर हिंदुस्तान में रहना है रेखा के इस साइड रह सकते हैं। बात क्लियर था, स्वतंत्र रहने का बात ही नहीं था। सब यहाँ पर क्या बंधुआ मजदूर हैं, सब स्वतंत्र ही थे ना। तो वो अंग्रेज का चाल था एक तरह से, वो उसमें कहीं हद तक जो है सो सक्सेस भी हुए। बाद में लाखों मुस्लिम एवं सिख हिंदू शरणार्थियों ने जो है सो खींची गई रेखा लाइन, देखिए यहाँ पे आप इंडिया का मैप है उसमें देख रहे होंगे, एक रेड कलर का लाइन खींचा गया है। पहले पाकिस्तान जैसे 2 भाग में ही बटा हुआ था, इस पूर्वी और पश्चिमी, इस साइड भी, जो कि अभी बांग्लादेश है वो भी पाकिस्तान ही था पहले। पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। उसमें एक लाइन खींचा गया था जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये इंग्लिश, ये जो रेड लाइन से खींचा हुआ है, ये इसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। खींचा गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये वहाँ के इंग्लैंड के कोई थे जो कि आए थे, उनका नाम था, वो लाइन खींच दिए मैप पर में, उनका नाम पर में हो गया रेड क्लिफ लाइन। इस हिंसा में, इस लाइन के कारण इधर से उधर होने में जो है सो हिंसा हुई, भयंकर हिंसा, जिसमें 5 लाख तक हिंसा में लोग मारे गए हैं। ये अंग्रेज का देखिए कितना बड़ा चाल था, क्योंकि 5 लाख तक यहाँ पर रक्तपात हुई, बहुत भयंकर रक्तपात हुई है। 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक लोग यहाँ पर मारे गए हैं। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की नई सत्ता में अस्तित्व में आ गई, और जहाँ मौलाना अली जिन्ना गवर्नर के रूप में, जनरल गवर्नर के रूप में कराची में शपथ ग्रहण किया। इसके बाद 15 अगस्त अगले दिन, मतलब कि 15 अगस्त 1947 में भारत, जो अब एक लघु संघ भारतीय संघ था, वहाँ पे स्वतंत्र देश बन चुका था, और नई दिल्ली में सरकारी समारोह शुरू हो चुका था। और हम लोग बहुत, मतलब यहाँ जितने भी भारतीय थे बहुत खुशी थे कि स्वतंत्र हो गया, आज हम लोग, अंग्रेज से छुटकारा मिला। आप सोच के देखिए उस टाइम का एक तरफ फील करके देखिए कि क्या उस टाइम माहौल रहा होगा। जब आपको 1 घंटा के लिए घर में बंद कर दिया जाता है ना, तो एकदम कचमचाहट हो जाता है। समझिए उस टाइम इस तरह का स्थिति था, अंग्रेज हमारे पर इस तरह से रूल करते थे। तो उससे स्वतंत्रता मिली, और जो है सो जिन्हें जवाहरलाल नेहरू जो है सो प्रधानमंत्री के पद संभाले। लेकिन अंग्रेज जो थे वहाँ पे, जो वायसराय थे इंडिया में, लुइस माउंटबेटन, इनको गवर्नर जनरल बनाए रखे। इसलिए बनाए रखे हैं, क्या होता है ना कि जब आप कोई भी नया जगह जा रहे हैं, नया चीज में काम करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ जो पुराना आदमी होता है उनको थोड़ा दिन तक समझना, उनसे कुछ कुछ चीज पूछना पड़ता है, उनसे कुछ कुछ चीज सीखना पड़ता है, क्योंकि उनको पूरा अनुभव रहता है। तो धीरे धीरे बाद में इसको भी यहाँ से भगाया गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग के इस वीडियो में हम जो समझाने का कोशिश कर रहे थे आप लोग समझे होंगे। और ये पॉलिटी का 3rd वीडियो है। इससे के बाद भी हम बोले थे आप लोग की सैटरडे और संडे ज्योग्राफी और ये पॉलिटी का आएगा, लेकिन अभी पॉलिटी का ही आ रहा है। मार्च के लास्ट वीक में ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर देंगे। कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करें और सपोर्ट करें। चैनल नया है, आप लोग जितना इसको लाइक करेंगे, क्या होता है ना कि लाइक करने पे क्या होता है, यूट्यूब भी इस वीडियो को सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब जहाँ वीडियो पड़ा है वहीं पे छोड़ देता है यूट्यूब भी। अगर आप लाइक करेंगे तो वीडियो, यूट्यूब को भी पता चलता है कि हाँ वीडियो अच्छा बना है, प्रोडक्टिव है, मतलब कि अच्छा है भारतीयों के लिए। और ये हम लोग भारतीय होने के नाते ये सब चीज़ जानना चाहिए, तब हमारे हमको देश से जैसो अधिक प्रेम और गहरा होगा। नहीं तो कुछ नहीं समझते हैं, हम लोग समझते हैं ऐसे ही हैं, अभी गवर्नमेंट जहाँ जो मन किया वो कर लेते हैं, कोई नहीं। लेकिन उस टाइम थोड़ा फीलिंग कर कितना टफ रहा होगा। कुछ आदमी हमारे फ्रीडम फाइटर के बारे में कुछ गलत बोलते हैं। अरे उस टाइम के डिसीजन के बारे में सोचिए ना, उस टाइम आप रहते तो क्या करते हैं। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत टफ है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अधिक से अधिक आदमी तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आज ये जो भारतीय पॉलिटी का जो हिस्ट्री, मतलब इतिहास था, उसको खत्म हुआ इस वीडियो में। अब जो ओरिजिनल संविधान है उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। जय हिंद।